और सबसे बड़ा जो आंदोलन है, शायद आज वाली क्लास में कंप्लीट न भी हो पाए क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मित्रों, ये बिजोलिया है ये कहां पर था पहले और अब वर्तमान में कहां पर है। तो देखिए मित्रों, वर्तमान में जो बिजोलिया पड़ता है वो आपके पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। वर्तमान में जो बिजोलिया है भीलवाड़ा में। और उस समय के संदर्भ में देखिए, जिस समय किसान आंदोलन हुए थे राजस्थान में, उस समय यह बिजोलिया है मित्रों, वो मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे, उन 16 ठिकानों में से एक था। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के जो 16 ठिकाना हुआ करते थे, उन 16 ठिकानों में से एक कौन सा था? बिजोलिया किसान, जो बिजोलिया आपका ठिकाना है, ये उन्हीं में से एक ठिकाना था। हाँ नमस्कार सैनी जी, बहुत लेट हो गए। तो मेवाड़ के मित्रों जो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना, वो एक ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया का था। हाँ, जैसे बिजोलिया है, सलूम्बर है, आमेट है, देवगढ़ है, इस प्रकार जो ठिकाने हुआ करते थे मेवाड़ में, उन 16 ठिकानों में से एक ठिकाना है मित्रों, वो बिजोलिया हुआ करता था मेवाड़ में। और वर्तमान में जो आपका बिजोलिया पड़ता है, ये वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में। अब मित्रों उसी समय बात की जाए, यहां पर था एक क्षेत्र था उपरमाल का, एक क्षेत्र हुआ करता था उपरमाल। और इस उपरमाल का जो मुख्यालय हुआ करता था, इसी उपरमाल का जो मुख्यालय था, वो उपरमाल का मुख्यालय है मित्रों, ये बिजोलिया हुआ करता था। या बात की जाए उपरमाल का मुख्यालय बोल दो, उपरमाल की आप राजधानी बोल दो। तो उसी समय यहाँ पर जो क्षेत्र हुआ था मेवाड़ में, एक क्षेत्र था उपरमाल, और इस उपरमाल का जो मुख्यालय या उपरमाल की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, वो बिजोलिया हुआ करती थी। इस उपरमाल वाले क्षेत्र की बात की जाए कि उपरमाल का क्षेत्र है उस समय किसके अधिकार में था। तो देखिए मित्रों, हमने बात की थी मेवाड़ के महाराणा सांगा पढ़ा था हमने, और सांगा में मैंने आपको एक व्यक्ति पढ़ाया था जगनेर का अशोक परमार, जो जगनेर भरतपुर में पड़ता है ना। हाँ, जगनेर का अशोक परमार। और उस जगनेर के अशोक परमार ने खानवा युद्ध में किसकी सहायता की थी? महाराणा सांगा की सहायता की थी। और महाराणा सांगा ने जगनेर के अशोक परमार से खुश होकर, हाँ, और उसे मित्रों उपरमाल की क्या दी थी? जागीर दी थी। तो उपरमाल की जो जागीरी है, ये उपरमाल की जागीरी मित्रों मेवाड़ महाराणा कौन था? सांगा। मेवाड़ महाराणा सांगा। और मेवाड़ महाराणा सांगा ने किसे दी थी उपरमाल की जागीरी? ये उपरमाल की जागीरी है, ये भरतपुर का था जगनेर का अशोक परमार। भरतपुर में पड़ता है जगनेर, और जगनेर का अशोक परमार। तो अर्थात आप बोल सकते हो कि बिजोलिया में जो जिस वंश का शासन हुआ करता था वह परमार वंश था यहाँ का। और जगनेर का जो अशोक परमार है, इस जगनेर के अशोक परमार ने खानवा युद्ध में मेवाड़ महाराणा सांगा की सहायता की थी। और मेवाड़ महाराणा सांगा ने मित्रों इस जगनेर के अशोक परमार को जो उपरमाल का क्षेत्र है वो भेंटे किया था। और हमने बात यह भी की थी जब बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था कि इस बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? इसमें विजयावली भी मिलता है, या विंध्यावली भी बोलते हैं कई जगह आप। विजयावली या विंध्यावली इसी का नाम मिलता है ना। 1170 ईस्वी का जो बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमने बिजोलिया की चर्चा की कि बिजोलिया की जो स्थिति है वो कहां पर है, मेवाड़ में कहां पर था पहले, वर्तमान में कहां पर है, और यहाँ की जो जागीरी है वो किसने किसको भेंट की थी। इतनी चर्चा हमने की है मित्रों अभी तक। अब यहाँ पर जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के होने के कारण क्या थे? ऐसे क्या कारण हो गए थे कि यहाँ पर किसानों ने है वो बिजोलिया में क्या कर दिया था? आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो अब हम उन कारणों की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के चरणों की तरफ बढ़ेंगे, वन बाय वन करके इसके 3 चरण पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बात की जाए कि बिजोलिया में एक सामंत हुआ करता था, और सामंत का नाम था केशवदास। कौन था? केशवदास। बिजोलिया में एक सामंत का नाम था केशवदास। और इस केशवदास के समय बिजोलिया में एक जाति थी, जाति का नाम था धाकड़ जाति। कौन थी? अर्थात आपसे पूछ ले बिजोलिया में जो किसानों की जो जाति थी वह जाति कौन सी थी? धाकड़ जाति के यहाँ पर किसान थे, ठीक है मित्रों। केशवदास के समय यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे बिजोलिया में, ठीक है।
और इसी समय मित्रों केशव दास के समय बिजोलिया पर आक्रमण किया था यहां पर मराठों ने। किसने आक्रमण किया था? मराठों ने है मित्रों यहां पर आक्रमण किया था। मराठों ने बिजोलिया पर आक्रमण किया था। तो उस समय इन धाकड़ जाति के किसानों ने केशव दास का सहयोग किया था, क्योंकि इस केशव दास के साथ है इनके अच्छे संबंध थे धाकड़ जाति के किसानों के। और इस केशव दास ने धाकड़ जाति के किसानों के सहयोग से यहां पर मराठों को है भगा दिया था बिजोलिया से। तो अर्थात केशव दास के समय यहां पर है जो धाकड़ जाति है वो निवास करती थी बिजोलिया में, और आगे भी इसी का उल्लेख होगा आपके। इस धाकड़ जाति ने इन मराठों को है केशव दास के समय यहां से बिजोलिया से भगा दिया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहां पर धाकड़ जाति के है केशव दास के साथ अच्छे संबंध थे। हाँ नमस्कार पंकज जी, धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए मित्रों केशव दास के साथ तो अच्छे संबंध थे। इसके बाद में जो गोविंद दास आता है केशव दास के पश्चात, कहते हैं कि गोविंद दास तक, गोविंद दास है, इस गोविंद दास के साथ भी इस धाकड़ जाति के क्या थे? अच्छे संबंध थे। गोविंद दास के भी धाकड़ जाति के अच्छे संबंध थे। और गोविंद दास की जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 1894 में। 1894 में किसकी मृत्यु होती है मित्रों? 1894 में यहां पर गोविंद दास की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात मित्रों गोविंद दास के पश्चात जो यहां पर बिजोलिया का सामंत बनता है वह बनता है कृष्ण सिंह। कौन बनता है? कृष्ण सिंह नया सामंत बनता है 1897 में। 1897 ईस्वी में यहां पर बिजोलिया का नया सामंत कौन बनता है मित्रों? कृष्ण सिंह। और इस कृष्ण सिंह से ही अब ये सारे के सारे कारण है वो स्टार्ट होंगे। अर्थात बिजोलिया किसान आंदोलन के जो कारण है वो कारण मित्रों यहीं से स्टार्ट होंगे, कृष्ण सिंह से स्टार्ट होंगे। देखिए मित्रों जब कृष्ण सिंह नया सामंत बनता है 1897 में, तो इसने बिजोलिया पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। बिजोलिया के जो किसान थे उन पर कितने कर लगा दिए थे? 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। किसने? इस कृष्ण सिंह ने सामंत बनते ही 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। और इन 84 प्रकार के करों में बात कीजिए, देखिए मित्रों कई कर आते थे। जैसे बात कीजिए भू राजस्व कर, भू राजस्व कर अर्थात भूमि से जो राजस्व कर लिया जाता था, नगदी कर लिया जाता था। इसके अलावा किसानों से अलग अलग प्रकार की लगान वसूल करना। इसके अलावा बात कीजिए बेगार लेना। बेगार मतलब किसानों से काम तो करवा लेना, किसानों से काम तो करवा लेना और उन्हें नगद रुपए नहीं देना। इसके अलावा देखिए लाटा कूटा पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है। लाटा कूटा पद्धति, हाँ, या लाटा कुंटा पद्धति क्या थी मित्रों? लाटा कुंटा अर्थात देखो पड़ी फसल होती थी और उस पड़ी फसल को देखकर ये सामंत है उसका है वो मूल्य तय कर देते थे। किसानों की जो खेतों में पड़ी फसल होती थी उस पड़ी फसल को देखकर ये जो सामंत कर देते थे कि इस फसल की आप है इतनी रकम है वो है हमें भेंट कर दो। तो किसानों को पड़ी फसल के ही जो मूल्य चुकाने पड़ते थे, यानी कूट दिया जाता था, बोलते हैं ना। अब जैसे आप गांव में नहीं बोलते होगे, खेतों में जाते हो यार अब की बार तो बाजरो छिट्टा ठीक ठाक है और मत तो बाजन कूट में ले के लगभग 25-30 मन बाजरो जैसी, मतलब कूट में लो आपा कूंता है अंदाजो लगावा तो 20 दिन बोला कूट बो, तो इन्हें लाटा कुंता। और लाटा होते हैं जो फसलों के गठिए बनाकर रखे जाते थे उनको लाटा कहते थे, और कुंता यानी उनको कूटना। तो यानी फसल कटाई के पश्चात उसको कूटना, उसके मूल्य को आंकना, पड़ी फसल के मूल्य को आंकना क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं मित्रों लाटा कुंता पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये लाटा कुंता पद्धति कृष्ण सिंह ने लगा दी थी। अब देखो पड़ी फसल यानी उस फसल का वो फसल से 5,000 की हो, लेकिन यहाँ पर कूट दी उसने कि ये 7,000 की फसल है। हाँ, ये 7,000 की फसल है, तो इन्हें कितने रुपए देने पड़ते थे? किसानों को 7,000 उसके देने पड़ते थे। इसके अलावा देखिए मित्रों आगे जाकर हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे यहाँ पर चौरी कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं पहले लिख भी देता हूं, और एक पढ़ेंगे तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। ये कर भी हम आगे और पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। तो चौरी कर, तो लड़की की जब शादी होती थी तो लड़की की शादी के अवसर पर इन्हें 5 रुपए देने पड़ते थे किसानों को। सामंत को है वो 5 रुपए है वो लड़की की शादी पर देने पड़ते थे, वो चौरी कर लगा दिया था। तलवार बंदाई कर, कोई भी नया सामंत बनता था तो नया सामंत बनता था तो उस सामंत को है राजा को है वो तलवार बंदाई कर देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो नए सामंत बनेंगे आगे इस कृष्ण सिंह के बाद में जो नया सामंत बनेगा
वो नया सामंत पृथ्वी सिंह बनेगा। कौन बनेगा? पृथ्वी सिंह। और वह पृथ्वी सिंह यहाँ पर है वो तलवार बंदाई कर लगा देता है, यानी तलवार बंदाई वो कर है ये, यानी जनता पर थोप देता है। तलवार बंदाई कर लगता तो सामंत पर था, यानी कोई नया सामंत बनता था तो उसको कर देना पड़ता था राजा को, लेकिन इसने यहाँ पर पृथ्वी सिंह जब सामंत बनता है तो ये कर है वो जनता पर थोप देता है कि जनता देगी तलवार, यानी जो किसान है वो देंगे तलवार बंदाई कर। ठीक है। हाँ, सैनी जी बोल रहे 5 मन का मतलब 20 कुंटल। नहीं सैनी जी, 5 मन का मतलब 20 कुंटल कैसे होगा? डायमंड का 1 कुंटल होता है, 100 मन में आप 20 कुंटल बोल सकते हो। हाँ, 20 बोरी। हाँ, यानी डायमंड का ही तो एक होता होगा 1 कुंटल भाई। डायमंड की 1 बोरी बोल तो आप 1 कुंटल हो गया, डायमंड का ही होता होगा। चलिए उस पर हम बहस नहीं करेंगे। हाँ, चलिए आगे। बिल्कुल 40 किलो का 1 मन होता है, बिल्कुल सही है बहादुर सिंह, 40 किलो का 1 मन होता है, बिल्कुल। इतने हमने चर्चा की है। हाँ, आगे बढ़ते देखिए मित्रों, बिल्कुल एक बार वापस देखिए जितना हमने अब तक चर्चा की है, जितने हमने चर्चा की है। बिजोलिया किसान आंदोलन की स्टार्ट किया मित्रों, वापस देखिए वर्तमान में जो बिजोलिया भीलवाड़ा में है, और उस समय में जब किसान आंदोलन हुए थे उस समय मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था, 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से एक बिजोलिया हुआ करता था। और उसी समय बिजोलिया की बात की जाए तो यहाँ पर जो उपरमाल का क्षेत्र था, इस उपरमाल की जो जागीरी है मित्रों, इस उपरमाल की जागीरी को मेवाड़ महाराणा सांगा ने, जो जगनेर पड़ता है भरतपुर में, तो भरतपुर में जो जगनेर का अशोक परमार था उसे भेंट की थी, और इसी उपरमाल का जो मुख्यालय है वो बिजोलिया हुआ करता था। ठीक है मित्रों, ये तो हम बिजोलिया की चर्चा की। इसी बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयावली या विंध्यावली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया में जो कारण हुए थे, यहाँ पर क्या कारण हुए थे, जैसे कि यहाँ पर बिजोलिया के किसानों को आंदोलन करने की यहाँ पर नौबत आ गई। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बिजोलिया के जो किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे, उनके संबंध है स्टार्टिंग में कैसे रहते सामंतों के साथ। तो सबसे पहले केशवदास एक सामंत आता है, उस समय धाकड़ जाति के जाट, इन धाकड़ जाति के जो जाट है, धाकड़ जाति के जाटों का यानी इनके साथ अच्छे संबंध थे। और एक बार मराठों ने आक्रमण कर दिया था बिजोलिया पर केशवदास के काल में, तो धाकड़ जाति के जाटों ने मराठों को यहां से भगा दिया था। इसके पश्चात मित्रों, इसके केशवदास के पश्चात जो गोविंददास सामंत बनते हैं, गोविंददास के काल में भी मित्रों यहाँ पर है वो सामंत है, इसके साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं। 1894 में गोविंददास की मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि 1897 में मित्रों नया सामंत बनता है कृष्ण सिंह। कौन बनता है? कृष्ण सिंह। और यहीं से मित्रों जो आंदोलन की जड़ है या आंदोलन का कारण है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो कृष्ण सिंह ने मित्रों वहां पर है किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे, जैसे भू राजस्व कर है, लगान है लगा दिया है, बेगार है, लाटा कुंता है, चौरी कर है। इसके पश्चात एक तलवार बंदाई कर है, पृथ्वी सिंह ने और जोड़ दिया था। इसके अलावा जैसे खिचड़ी कर है, खिचड़ी कर क्या होता था, कोई भी सामंत किसी गांव में जाता था तो उस सामंत को है गांव वालों को खाना खिलाना पड़ता था। कभी भी सामंत गांव में पहुंच जाता था तो उस उन गांव वालों को सामंत कहता था कि मैं तो इसके घर खाना खाऊंगा, तो उसे है खाना खिलाना पड़ता था। तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे खिचड़ी कर कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहादुर सिंह जी, पूनम जी राठौड़, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अब तक की हमने चर्चा इतनी की बिजोलिया के बारे में, यदि इतना कन्फर्म हो गया तो हम आगे बढ़े। हाँ राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इतना कन्फर्म हो गया तो आगे बढ़ते हम। चले पंकज जी। अब देखो मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में होता है। यानी इस बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके कितने चरण थे? 3 चरण। इसके 3 चरण पढ़ेंगे हम। बिजोलिया किसान आंदोलन को कितने चरणों में पढ़ेंगे आप? 3 चरणों में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल अशोक जी, 3 चरण देखिए। 3 चरण। प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो प्रथम चरण है 1897 से लेकर 15 तक रहेगा।
इसी का द्वितीय चरण वो रहेगा आपके 1915 से 23 तक। इसी का तृतीय चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण 1923 से लेकर 41 तक। ये हम मित्रों यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के कुछ 3 चरण पढ़ेंगे। प्रथम चरण 1897 तक पढ़ेंगे, द्वितीय चरण 1915 से 23 तक और तृतीय चरण 1923 से 41 तक। ये टोटल हम कितने चरण पढ़ेंगे यहाँ पर? हाँ, 3 चरण पढ़ेंगे। बिल्कुल राकेश जी, डेली क्लास होती है, ठीक है। हाँ, आज से आपके किसान आंदोलन की क्लास स्टार्ट हुई है और एक एक करके इस किसान आंदोलन जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एक भी नहीं छोड़ेंगे। और दोपहर वाली क्लास में भी मित्रों ध्यान रखना, आज आपकी जो आपकी इच्छा के अनुसार हमने क्रांतिकारी जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी है राजस्थान के, आज उनको हम अध्ययन करेंगे 2 बजे वाली क्लास में। और अभी आपके एग्जाम में आपको पता है 2 महीने बचे राजस्थान पुलिस के, तो लग जाइए तन मन धन से। और जो विद्यार्थी अभी तक हिस्ट्री कल्चर पूरी नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैंने कल बताया था आपको श्रीराम EDU जो ऐप कोर्स है, वहां से श्रीराम EDU जो यहाँ पर ऐप अपने डाउनलोड कर दो फोन में, और उसके पश्चात आप यहाँ से ऐप कोर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम प्रथम चरण से लेकर है 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, 1 बाय 1 करके सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो प्रथम चरण है 1897 से 15 तक। देखिए मित्रों, 3 चरण हुए थे। जो प्रथम चरण है 1897 से लेकर 1915, 1897 से लेकर आगे 1915 तक जो प्रथम चरण हुआ था, 1915 तक, 1897 से लेकर 1915 तक जो प्रथम चरण हुआ था। हाँ, और इस प्रथम चरण की बात करें हम, तो प्रथम चरण में जो किसान आंदोलन हुआ था मित्रों, वो यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा हुआ था। हाँ, स्थानीय नेताओं के द्वारा यहाँ पर प्रथम चरण हुआ था, स्थानीय लोगों का इसमें प्रभाव था। और जो दूसरा चरण आएगा हमारा यहाँ पर, उस दूसरे चरण में यहाँ पर आंदोलन है थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, बाहर के लोगों का प्रभाव होगा, आंदोलन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगा, यानी भारी लोगों का इसमें आंदोलन में पूरा हस्तक्षेप होगा। और जो तीसरा जो चरण आएगा हमारा, उस तीसरे चरण में आंदोलन का पराभव बढ़ेगा, अपनी उच्चतम सीमा पे बढ़ेगा, और उसके पश्चात आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 चरण है मित्रों, हम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले प्रथम चरण की तरफ चलते हैं। 1897 से स्टार्ट करते हैं मित्रों। बात 1897 ईस्वी की है। कब की बात है? 1897 ईस्वी की। बिजौलिया में मित्रों एक गांव पड़ता था, गिरधरपुरा गांव। कौन सा गांव पड़ता था? गिरधरपुरा गांव। बिजौलिया में कौन सा गांव पड़ता था? यहाँ पर गिरधरपुरा गांव पड़ता था। और गिरधरपुरा गांव में एक किसान थे। किसान का नाम क्या था? गिरधरपुरा गांव में एक किसान थे मित्रों, और किसान का नाम हुआ करता था यहाँ पर गंगाराम जी धाकड़। कौन थे? गंगाराम जी धाकड़। गिरधरपुरा गांव में कौन से किसान थे? गंगाराम जी धाकड़। आवाज नहीं आ रही है? अशोक जी बोल रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी ऐसा हो रहा है या 1-2 के साथ ही हो रहा है? बताना है कमेंट करके। तो गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ है, इनके घर पर मित्रों मृत्यु भोज का आयोजन चल रहा था। किसका आयोजन चल रहा था? मृत्यु भोज का आयोजन चल रहा था 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव में। हाँ, गंगाराम जी धाकड़ के घर पर, गंगाराम जी धाकड़ जाट के घर पर है मित्रों, यहां पर है मित्रों किसका आयोजन हो रहा था? मृत्यु भोज का आयोजन चल रहा था। बिल्कुल योगेश जी। और मृत्यु भोज का आयोजन हो रहा था तो आपको पता है किसान लोग एक जगह एकत्रित होंगे। बिल्कुल भाई, लड्डू खाना तो सही बेलाओ जाओ थे भी जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मृत्यु भोज का आयोजन चल रहा था गिरधरपुरा गांव में, और सभी किसान है वो एक जगह यहाँ पर एकत्रित हो रखे थे, और सभी आपस में बात कर रहे थे कि ये जो नया सामंत आया है करशन सिंह, इस करशन सिंह ने तो हमारी शान लेकर रख दी है। और ये करशन सिंह है रोज डेली हम पे नए कर थोपता है। कभी कहता है मैं खिचड़ी कर लूंगा, कभी कहता है कि मैं राजस्व कर बढ़ाऊंगा, कभी कहता है लाटा कुंता लूंगा, कभी कहता है मैं कुछ लूंगा, चोरी कर लूंगा, कुछ लूंगा। तो यानी इस प्रकार इसकी जो बातें हैं वो सामंत आपस में यहाँ पर बातें कर रहे थे, इसी करशन सिंह के बारे में बातें कर रहे थे कि आजकल तो यहाँ पर है जो नया सामंत आया है वो डेली डेली नए के नए कर बढ़ा रहा है यहाँ पर, तो हम तो इससे क्या है परेशान है। कोई कहता है इसने ये बढ़ा दिया, कोई कहता है ये कर बढ़ा दिया। तो इस प्रकार की मित्रों यहाँ पर बातें हो रही थी। और इसी समय है मित्रों, इसी मृत्यु भोज के समय यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, साधु सीताराम दास। कौन आते हैं?
साधु सीताराम दास। और ये साधु सीताराम दास है मित्रों, उस समय बिजोलिया की जो पुस्तकालय की नौकरी करते थे। बिजोलिया ठिकाने में पुस्तकालय की नौकरी कौन करते थे? बिजोलिया ठिकाने में पुस्तकालय की नौकरी करते थे साधु सीताराम दास, जिन्होंने मित्र मंडल का भी गठन किया था यहाँ पर। अब ये साधु सीताराम दास जब यहाँ पर किसानों के पास पहुंचते हैं तो किसानों की बातें सुनते हैं। किसान साधु सीताराम दास को कहते हैं कि इस प्रकार जो नया सामंत आया है, हाँ नमस्कार रेणु जी, धन्यवाद। और इस प्रकार जो नया सामंत आया है, इस नए सामंत ने यहाँ पर अच्छे बर्ताव नहीं कर रहा है किसानों के साथ, दिन प्रतिदिन डेली नए नए कर लगा रहा है। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास कहता है कि आपस में बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप आपस में बातें करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप अपनी बातें आप तक ही रह जाएगी। यदि आपको शिकायत करनी है तो आप आपस में मत बात करो। आप कहां पर जाओ? आप जाओ मेवाड़ महाराणा के पास, मेवाड़ महाराणा के पास जाओ। और मेवाड़ का महाराणा कौन था उस समय मित्रों? फतेह सिंह। कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह। और मैंने आपको पढ़ाया भी था मित्रों, जो मेवाड़ किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया का, बिजोलिया किसान आंदोलन के स्टार्टिंग में तो यहाँ का जो शासक था वो फतेह सिंह था। इसके पश्चात इसके अंतिम में वहां पर शासक कौन रहेगा? वो शासक है मेवाड़ का कौन आ जाएगा? भोपाल सिंह है, वो शासक आ जाएगा। अर्थात दो शासकों के कार्यकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, हाँ। अब देखिए मित्रों, अब ये साधु सीताराम दास कहते हैं कि आप है मेवाड़ महाराणा से जाकर इनकी शिकायत कीजिए। किसकी? नए सामंत है वो कृष्ण सिंह की शिकायत किसके साथ कीजिए? यहां पर आप मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से है इसकी शिकायत कीजिए। तो ये किसान है मित्रों, अब कहां पर जाएंगे? किसान कहां पर जाएंगे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की। अब दो किसानों को भेजा, हाँ, एक तो नानजी, एक ठाकरी पटेल। हाँ, दो किसान कौन कौन थे? हाँ, दो किसान, एक तो नानजी और एक ठाकरी पटेल। दो किसानों को कहां पर भेजा मित्रों? दो किसानों को है मित्रों फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। एक तो किसान का नाम था नानजी और एक कौन था? ठाकरी पटेल, कि आप जाकर शिकायत करो। कहां पर? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के साथ इनकी शिकायत करो। अब नानजी और ठाकरे पटेल किसके पास जाते हैं मित्रों? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, अपनी, हाँ बिल्कुल बलदेव सिंह, बिल्कुल, हाँ, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास है अपनी है वो शिकायत लेकर जाते हैं। और नानजी और ठाकरी किसके बारे में? कृष्ण सिंह के बारे में शिकायतें करने जाते हैं। और ये शिकायत लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि कृष्ण सिंह ने आजकल है हमारे पर कर ज्यादा बढ़ा दिए हैं, डेली डेली नए कर लगाता है। तो ये मेवाड़ वाला फतेह सिंह कहता है कि ठीक है, पहले मैं इसकी जांच करवाऊंगा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। यदि जांच में ये रिपोर्ट सही आ गई कि वास्तव में इसने कर बढ़ाए हैं, वो कृष्ण सिंह ने वो गलत कर बढ़ाया यहाँ पर, तो यहाँ पर मित्रों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है वो जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजता है। जांच के लिए किसे भेजता है? एक व्यक्ति को भेजता है, हामिद नाम का एक व्यक्ति। इस हामिद को कहां भेजता है? कहता है कि आप बिजोलिया जाओ। हामिद को भेजता है जांच के रूप में और कहता है कि आप बिजोलिया जाओ और बिजोलिया में है यहाँ पर आप जांच करके मुझे बताओ कि क्या ये किसानों ने जो मांग रखी है क्या ये सही है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर मित्रों ये जांच अधिकारी हामिद जाता है बिजोलिया में और ये जांच करता है। वहां पर जांच करके वापस से फतेह सिंह के पास से आकर कहता है कि हाँ यहाँ पर है बिजोलिया के जो किसान है उन पर है वो कर है वो बढ़ाए गए हैं और यहाँ पर उनका है वो शोषण हो भी रहा है। तो जांच अधिकारी हामिद ने यहाँ पर मित्रों फतेह सिंह से जाकर वापस कहा, जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति इसने बता दी। अब मित्रों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने भी इस जांच पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मात्र एक दो टैक्स थे, जो एक दो कर थे, वो एक दो कर क्या करवा दिए, इसने माफ करवा दिए। सिर्फ और सिर्फ है एक दो कर जो छोटे मोटे कर थे वो एक दो छोटे मोटे कर किसने माफ करवा दिए? फतेह सिंह ने। और इनकी मांगों की तरफ पूर्णतः ध्यान है इस फतेह सिंह ने नहीं दिए। तो 84 में से एक दो कर माफ कर भी दिए तो क्या हो गया, कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पर मित्रों जो सामंत था, सामंत कौन था? कृष्ण सिंह था। इस समय इस कृष्ण सिंह के तो हौसले और बढ़ गए भाई। सामंत कौन था? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह के तो हौसले और बढ़ गए क्योंकि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने भी कुछ नहीं कहा इसे। तो अब कृष्ण सिंह ने कहा कि आपने मेरा कौन सा क्या बिगाड़ लिया, आपने क्या मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से शिकायत करके क्या मेरा क्या बिगाड़ लिया। अब यहां पर कृष्ण सिंह क्या करता है, इस नानजी और ठाकरे पटेल को, नानजी व ठाकरे को
नानजीवन ठाकरे पटेल को बिजोलिया से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। बिजोलिया से क्या कर देता है, इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित अर्थात बिजोलिया से बाहर भेज देता है। इन दोनों को कहता है कि आज के बाद बिजोलिया के आसपास भी यहाँ पर आप दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ राजू जी सेजवार, स्वागत आपका, अभिनंदन। हाँ, और बिजोलिया के आसपास आप कभी भी दिखाई दे दिए तो मैं गिरफ्तार करके आपको है वो कैद में डलवा दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर मित्रों कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए थे। नानजी और ठाकरे पटेल जो ये शिकायत लेकर गए थे, उन दोनों को ही है बिजोलिया से मित्रों है वो बाहर निकलवा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों 1899 में, आपको पता है 1899 में क्या हुआ था। 1899 ईस्वी में है वो अकाल पड़ा था। 1899 ईस्वी में और विक्रम संवत 1956 में, जिसे कहते हैं छप्पनिया काल। इसे क्या कहते हैं, छप्पनिया काल। छप्पनिया काल इसलिए कहते हैं कि विक्रम संवत कौन सी थी उस समय, 56 की थी, 1956 थी विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 1956 में क्या पड़ा था, छप्पनिया काल पड़ा था। विक्रम संवत 1956 या ईस्वी 1899 में छप्पनिया काल पड़ा था। और छप्पनिया काल के समय इस कृष्ण सिंह ने क्या किया, यहाँ पर किसानों को राहत देने के लिए है एक दो टैक्स कम कर दिए। एक दो टैक्स क्या कर दिए इसने, एक दो कर क्या कर दिए, कम कर दिए। अब सामंत कृष्ण सिंह ने एक दो कर कम कर दिए तो कई किसान है इसके प्रति क्या हो गई, सहानुभूति दिखाने लगे। भाई कृष्ण सिंह तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने बेचारे ने हमारे क्या कर दिए है, कर कम कर दिए है। तो यहाँ पर है सामंत कृष्ण सिंह की है, कुछ किसान है सहानुभूति दर्शाते इसके प्रति। और इस कृष्ण सिंह ने चालाकी से यहाँ पर लगभग है 50% किसानों को अपने पक्ष में भी कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ यानी 50% किसानों को अपने पक्ष में कर लिया। यहाँ पर एक दो टैक्स कम कर दिए तो किसान क्या हो गए, यहाँ पर थोड़े खुश हो गए। अब 50% किसान आपको पता है इसकी तरफ चले जाएंगे तो आंदोलन थोड़ा सा क्या होगा, आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा अपने आप। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा आंदोलन क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया यहाँ पर। हाँ बिल्कुल पंकज जी, अब यहाँ पर आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, किसान आधे बंट गए, आधे इसके पक्ष के हो गए, आधे विपक्ष के हो गए। ठीक है भाई, यहाँ पर तो आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब लेकिन मित्रों 1903 ईस्वी में एक नया कर जोड़ दिया जाता है इसी कृष्ण सिंह के द्वारा। और कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगा दिया, चौरी कर। कौन सा कर लगा दिया, चौरी कर। और चौरी कर कितने रुपए का लगा दिया, 5 रुपए का। भाई 1903 ईस्वी में यहाँ पर है इस कृष्ण सिंह ने नया कर लगा दिया। और नया कर कौन सा था, चौरी कर लगा दिया। ये चौरी कर क्या था भाई, देखो आप देखते हैं अक्सर भाई लड़की की शादी होती है और लड़की की शादी पर क्या कन्यादान हम तो लिखवा कर आते हैं। भाई आप भी लिखा कराते हो, लड़की की शादी में क्या कन्यादान देके आते थे, 5 रुपए हो तो 10 रुपए हो 20 हो। भाई उस जमाने के अनुसार बातें की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इस कृष्ण सिंह ने कहा कि किसी भी गांव में किसान के घर पर किसी की लड़की की शादी होगी तो उस लड़की की शादी पर है उस किसान को कितने रुपए सामंत को देने पड़ेंगे, 5 रुपए देने पड़ेंगे। और 5 रुपए से देने पड़ेंगे, चौरी कर कहते हैं उसे। अब भाई ये तो उल्टा हो गया, भाई लड़की की शादी में तो हमें जमा कराना चाहिए और बल्कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लड़की वालों से लिया जा रहा है। यानी एक तो अगला अपनी लड़की को विदा करता है और यहाँ पर है उससे कन्यादान के रुपए ये उससे सामने मांग रहा है कि आप मुझे दीजिए। तो यहाँ पर है चौरी कर के रूप में कितना मांगता है, 5 रुपए। हाँ 5 रुपए है चौरी कर के रूप में मांगता है। कौन, यहाँ पर कृष्ण सिंह ने 5 रुपए किसानों से चौरी कर के रूप में मांगता है। अब यहाँ पर किसान वापस नाराज हो गए। हाँ यहाँ पर है किसान वापस नाराज हो गए और किसान है यहाँ पर लगभग 200 किसान एकत्रित होते हैं। 200 किसान मित्रों एकत्रित हुए और एकत्रित होकर किसके पास गए, इसी कृष्ण सिंह के पास गए। 200 किसान एकत्रित होकर कृष्ण सिंह के पास जाते हैं और कुछ अपनी लड़कियों को भी इकट्ठा करके ले जाते हैं। बोलते हैं कि आप जब तक हमारा जो ये चौरी कर है वो है वापस नहीं लोगे चौरी कर को, तब तक हम हमारी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। जाओ कृष्ण सिंह बोले मत करो, मेरो कहीं ले, मेरो कहीं फर्क पड़ा, मत करो। तो बेचारे किसान सोचते ये तो बहुत डिट्टा निकम्मा आदमी है। तो यहाँ पर किसान परेशान हो जाते हैं इससे और किसान है परेशान होकर है ग्वालियर की तरफ चल जाते हैं। किसान किधर चले जाते हैं, ग्वालियर की। बोलता है ये तो बहुत ही फिट्टा मिन है भाई, बोलता है ना बहुत फिट्टो आदमी है, वो तो बहुत डिट्टो आदमी है। तो यानी किसान यहाँ से परेशान होकर किधर चले गए मित्रों, किसान चले गए ग्वालियर की तरफ। अब ये कृष्ण सिंह पीछे से सोचता है,
भाई किसान ग्वालियर चल देसी, अटे किसान खेती नहीं करसी तो मन कर कौन देसी, माल बापू थोड़ी देसी। तो ये कृष्ण सिंह सोचता है यदि किसान यहाँ पर खेती नहीं करेंगे तो मुझे कर कौन देगा। तो ये कृष्ण सिंह है किसानों को वापस मनाता है और किसानों को ग्वालियर से वापस लेता है, कहता है कि मैं आपके कुछ है वो कर कम कर दूंगा। कहते हैं कि चौरी कर में भी थोड़ा बटा, कहते हैं 2/5 भाग है वो कम कर दिया था। इसके अलावा दूसरे कर है वो कर भी इसने क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। और किसानों को कैसे जैसे करके ये कृष्ण सिंह ग्वालियर की तरफ से वापस मना लाया और वापस कहा लिया, इनको बिजोलिया में ले आया और किसान वापस कहां पर आ गए, बिजोलिया में आ गए। अब इसके पश्चात फिर नई घटना होगी, फिर नई घटना बनेगी जब पृथ्वी सिंह आएंगे। लेकिन पहले इतना जितना हमने पढ़ा है उसको वापस देखिए। हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं मित्रों। बिजोलिया किसान आंदोलन का मित्रों क्या कर रहे हैं, प्रथम चरण पढ़ रहे हैं 1897 से 1915। 1897 में बिजोलिया के गिरधपुरा गांव की घटना है। गंगाराम जी धाकड़ के घर पर है मित्रों मृत्यु भोज का आयोजन हो रहा था। और इसी समय मित्रों जो यहाँ पर सभी किसान है धाकड़ जाति के वो एकत्रित हुए थे, अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। रोज जो नए कर लगाए जाते थे उनके बारे में बातचीत हो रही थी। अब इसी समय साधु सीताराम दास आते हैं जो बिजोलिया में पुस्तकालय की नौकरी करते थे। और इसी साधु सीताराम दास ने कहा कि आप आपस में बातें मत करो, आप है वो कहां पर जाओ, आप मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। कहां पर जाओ, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाओ। तो ये कहां पर जाते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। एक दो व्यक्ति जाते हैं, एक तो नान जी और एक दूसरा कौन है, ठाकरी पटेल। तो नान जी और ठाकरी पटेल है वो कहां पर जाते हैं मित्रों, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास से जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कहता है कि पहले मैं जांच करवाऊंगा और जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार ही मैं आपको है क्या दूंगा, यहाँ पर है आपको जो कर है उनकी माफी मैं करवा सकता हूं। तो यहाँ पर मित्रों इस मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक व्यक्ति था हामिद हुसैन, इस हामिद को यहाँ पर है जांच अधिकारी के रूप में भेजा। और ये हामिद बिजोलिया में जांच करके वापस जांच सौंपता है इसको। और हामिद कहता है कि यहाँ पर है बिजोलिया में किसानों के साथ है वो शोषण हो रहा है और वास्तव में इनके ऊपर जो कर है वो बढ़ा दिए गए। तो जब ऐसी बातें हामिद इसको रिपोर्ट सौंपता है वापस फतेह सिंह को, तो फतेह सिंह है 1-2 कर इनके क्या कर देता है, 1-2 कर है यहाँ पर क्या कर देता है कम, और 1-2 कर कम कर देता है। लेकिन फिर भी इनकी मांगों की तरफ से पूर्ण रूप से ये ध्यान नहीं देता है फतेह सिंह। ठीक है, अब इसके पश्चात इस सामंत के अर्थात यहाँ का सामंत था कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ जाते हैं और कृष्ण सिंह यहाँ पर नान जी और ठाकरे पटेल को यहाँ पर बिजोलिया से निष्कासित करवा देता है। और इसके पश्चात मित्रों 1899 ईस्वी में जब यहाँ पर छप्पनिया काल पड़ता है मेवाड़ में, तो इस समय 1-2 टैक्स कम करके कृष्ण सिंह है यहाँ पर किसानों से थोड़ी सहानुभूति प्राप्त कर लेता है, किसानों से सहानुभूति प्राप्त कर लेता है कौन, कृष्ण सिंह। और कुछ किसानों को अपनी तरफ मिला लेता है जिससे यहाँ पर जो किसान है वो आदेश की तरफ हो जाते हैं और किसानों का आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। ठीक है, इसके पश्चात मित्रों 1899 के बाद में 1903 में इसने एक और कर लगा दिया, वो कर लगा दिया चौरी कर। लड़की की शादी पर 5 रुपए का इसने कर लगा दिया और किसान एकत्रित होकर इसके पास आते हैं, 200 लगभग किसान आते हैं अपनी लड़कियों को लेकर कि आप या तो चौरी कर है वो हटा दो, अन्यथा हम अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये डिट्टा कहता है कि नहीं, मेरे भले ही आप अपनी लड़कियों की शादी करो नहीं करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ कर से मतलब है, वो आपको देना पड़ेगा वो चौरी कर। तो यहाँ से किसान परेशान होकर ग्वालियर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ये ग्वालियर से किसानों को वापस बना लेता है, कहता है कि ठीक है मैं आपका 2/5 भाग है वो कम कर दूंगा, कर कम कर दूंगा और अन्य भी 1-2 टैक्स है मैं कम कर दूंगा। इस प्रकार ये ग्वालियर से किसानों को वापस बिजोलिया की तरफ वापस रुख कर देता है। इतना हमने यहाँ तक किया है, यदि इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। बिल्कुल आराम से सेने जी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शेखावत जी स्वागत आपका, अभिनंदन है, लेकिन नाम से हाँ चले आगे।
हाँ नाम बोल दिया ना आपका, बिल्कुल नाम बोल दिया, आपका नाम नहीं लिखा आपने, ये आपने जो स्क्रीन पर नाम लिख रखा है ये कोई बोलने वाला नाम थोड़ी है। चलिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। हाँ, यदि आप इस नाम के आगे आप अपना सही नाम लिखते तो बिल्कुल बोल भी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं। हाँ रोहित कुमार जी, धन्यवाद आपको। और प्रथम चरण में ही हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। 1897 वाली घटनाएं चल रही है, 1897 से लेकर 1915 का जो प्रथम चरण है, इसी प्रथम चरण में आगे बढ़ते हैं। अब देखो मित्रों, करशन सिंह तक के हम निपट लिए करशन सिंह से। अब होता क्या है कि 1906 में करशन सिंह की क्या हो जाती है, करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब बिजोलिया किसाना को शराब लाग गयो, चेकी लाग गयो। 1906 में किसकी मृत्यु हो जाती है मित्रों? हाँ बिल्कुल, धाकड़ जाति के थे बनवारी जी। 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर नया सामंत कौन बनेगा? करशन सिंह की मृत्यु हो गई तो बिजोलिया का नया सामंत कौन बनेगा? बिजोलिया का नया सामंत, हाँ राज चौधरी जी स्वागत आपका भी, अभिनंदन है। बिजोलिया का नया सामंत कौन बनेगा? पृथ्वी सिंह। तो 1906 में बिजोलिया का नया सामंत बनेगा पृथ्वी सिंह। कौन बनेगा? पृथ्वी सिंह। और ये पृथ्वी सिंह ध्यान रखना मित्रों, ये है जो भरतपुर का जगनेर का अशोक परिवार था ना, जगनेर का अशोक परमार। हाँ मिस आर स्वागत आपका भी, अभिनंदन। तो जगनेर का अशोक परमार का ही वंशज था ये पृथ्वी सिंह, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। हाँ, तो नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह, ठीक है मित्रों। अब यहां पर पृथ्वी सिंह जब सामंत बनता है तो एक समस्या और आ जाती है। बिल्कुल भाई, एक समस्या और क्या आ गई? समस्या आ गई कि इसने सामंत बनते ही एक कर वो लगा दिया भाई, तलवार बंदाई कर। कौन सा लगवा दियो? तलवार बंदाई कर, अल्लू सा एक कर वो लगा दियो। पृथ्वी सिंह नया सामंत बनते ही कौन सा कर लगा दिया? हाँ बिल्कुल संगीता जी सही कहा आपने, तलवार बंदाई कर। कौन सा लगा दिया? तलवार बंदाई कर लगा दिया। अब ये तलवार बंदाई कर क्या था भाई? देखिए मित्रों, जब भी कोई नया सामंत बनता था, का राजा होता था, उस रियासत का, उस राजा को है वो कर देना पड़ता था। और वो राजा को कर किसे देना पड़ता था? सामंत को देना पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पर है जैसे ही पृथ्वी सिंह को नया सामंत बनाया जाता है, जैसे ही पृथ्वी सिंह को नया सामंत बनाया जाता है, तो पृथ्वी सिंह तो पहले से कंगाल था। इसने ये कर किस पर थोप दिया? इसने ये कर किसानों पर थोप दिया। पृथ्वी सिंह ने कहा कि मैं तो है कर नहीं दूंगा। कर कौन देंगे? कर किसान देंगे। किसान बापड़ा पहले ही मरा पड़ा और मार दो। हाँ, तो यहां पर पृथ्वी सिंह है सामंत बनते ही जो राजा के द्वारा तलवार बंदाई कर लिया जाता था, सामंत की तलवार बांधकर राजा उससे कर लेता था। लेकिन पृथ्वी सिंह है इस कर को किस पर सौंप देता है? किसानों पर। कहता है कि ये जो कर है तलवार बंदाई का कर, ये भी कौन देंगे? किसान ही देंगे, आपा तो कौन दिया? बोलो ठीक है भाई। अब किसान बेचारा पहले बहुत परेशान आ, दो बड़न दो साढ़, तो पहले वो बड़ा परेशान आ, उनने एक कर और आ गयो, तो इन्हें किसान बोलो सार और भेड़ा हो जाए, मतलब बोलो सार इकट्ठा हो जाए। अब की बात देखो, फतेहकरण या फतेहचंद एक था, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद, 3-4 किसान एकत्रित हो रहा किसान है, इसी के विरोध में यहां पर क्या हो जाते हैं आगे? हाँ, एकत्रित हो जाते हैं। बिल्कुल नजराना कर या हुक्मराना कर इसे ही कहते हैं, तलवार बंदाई कर कोई कहते हैं। फतेहकरण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद, इन किसानों के नेतृत्व में यहां पर है वापस क्या हो रही थी मित्रों? सभाएं हो रही थी, इसी के विरुद्ध हो रही थी। नए सामंत पृथ्वी सिंह के विरुद्ध क्या हो रही थी? यहां पर सभाएं हो रही थी। और इसी समय मित्रों जो सामंत था, उस सामंत ने फतेहकरण और जो ब्रह्मदेव थे, इन दोनों को है मित्रों बिजोलिया से क्या करवा दिया था? निष्कासित करवा दिया था। बिल्कुल अशोक जी, किसान कभी सुख में नहीं, आज भी दुख में ही है, बिल्कुल। तो ब्रह्मदेव और फतेहकरण को क्या करवा दिया? इस सामंत ने बिजोलिया से निष्कासित करवा दिया। बोला बिजोलिया में दिख गया हो तो देख लिया, वापस पकड़ लूंगा। तो यहां पर है इस पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण और ब्रह्मदेव इन दोनों को बिजोलिया से क्या करवा दिया? निष्कासित करवा दिया। और यहीं पर जो साधु सीताराम दास थे, कौन थे? सीताराम दास। सीताराम दास को मित्रों पुस्तकालय की नौकरी से निकलवा दिया।
पुस्तकालय की जो नौकरी थी ना, उस नौकरी से क्या कर दिया, हटा दिया। तो जब किसान इसी कर के विरोध में आगे विरोध कर रहे थे, तलवार बंदाई के विरोध में, तो यहां पर किसान एकत्रित हो रहे थे, फतेहकरण हो रहे थे, ब्रह्मदेव हो रहे थे, प्रेमचंद हो रहे थे। तो इस नए सामंत ने क्या किया, फतेहकरण और जो ब्रह्मदेव थे इनको क्या कर दिया, निष्कासित करवा दिया बिजोलिया से। यहां से जो सीताराम पुस्तकालय की नौकरी पर था उसको भी हटा दिया। और एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, इस सीताराम को ध्यान रखना, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक इसे कहते हैं। सीताराम दास, साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, साधु सीताराम दास को कहते हैं। जबकि भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, भारत में किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ठीक है मित्रों, और आज दोपहर वाली क्लास में हम विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ेंगे आज। हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब साधु सीताराम दास को भी यहां से निकलवा दिया। अब इसके पश्चात मित्रों देखिए मित्रों, 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु। वालो 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु हो गई। अब पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था वह पुत्र था केसरी सिंह। पृथ्वी सिंह का पुत्र कौन था, केसरी सिंह। और ये केसरी सिंह उस समय नाबालिग था, उस समय क्या था, नाबालिग था। तो पृथ्वी सिंह का पुत्र जो केसरी सिंह था इस समय नाबालिग था मित्रों। क्या था, इस समय ये नाबालिग था, पृथ्वी सिंह का पुत्र केसरी सिंह। ठीक है, अब यहां पर बिजोलिया का जो सामंत है वो तो इसे बना नहीं सकते, इसलिए मित्रों यहां पर बिजोलिया पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक का नाम था अमर सिंह राणावत। कौन था, अमर सिंह राणावत। इसको बिजोलिया का क्या बना दिया मित्रों, प्रशासक नियुक्त कर दिया। और इसी के साथ मित्रों जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण आपका यहां पर क्या होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण क्या होता है, कंप्लीट। किसानों को कोई बड़ी सफलता इस प्रथम चरण में नहीं मिली, लेकिन किसानों के मन में जो सामंत विरोधी भावना है वो यहां पर भड़क उठी थी। और आगे के लिए जो रास्ता है किसानों के, वो थोड़ा है इस आंदोलन के जरिए वो साफ होता जा रहा था, अर्थात आगे बढ़ रहे थे किसान। प्रथम चरण में कोई सफलता इनको नहीं मिली थी, बिल्कुल हाँ मुसलमान बिठाती थी। और प्रथम चरण में कोई सफलता नहीं मिलती है तो किसान है। अब आगे दूसरे चरण का नेतृत्व कौन करने जाएंगे, विजय सिंह पथिक आएंगे मित्रों। और इस समय सामंतों में सामंत विरोधी भावना है वो है यहाँ पर किसानों में भड़कने लगी थी। अब देखिए एक बार वापस देखिए प्रथम चरण की आगे की घटनाएं। 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हो गई, नया सामंत पृथ्वी सिंह बन गया। और पृथ्वी सिंह ने सामंत बनते ही सामंतों पर जो कर लगाया था तलवार बंदाई कर, वो किसानों पर थोप दिया। यहाँ पर किसान नाराज हो गए और फिर किसान यहाँ पर एक जगह एकत्रित होते हैं। फतेहकरण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद ये सारे एक जगह एकत्रित होते हैं। और उसी समय यहाँ पर है फतेहकरण और ब्रह्मदेव को है बिजोलिया से निष्कासित करवा दिया जाता है। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकलवा दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक मित्रों वो साधु सीताराम दास को कहते हैं। 1914 में पृथ्वी सिंह जो सामंत थे उनकी मृत्यु होती है, तो उनका पुत्र केसरी सिंह है वो अल्पवयस्क था। और इसी समय मित्रों यहाँ पर प्रशासक है वो प्रशासक अमर सिंह राणावत को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इसी के साथ आपका जो प्रथम चरण है ये कंप्लीट होता है। अब दूसरे चरण की स्टार्ट करते देखते हैं टाइम कितना है आपका, अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है आपके पास। द्वितीय चरण की थोड़ी सी स्टार्टिंग कर ले हम, क्योंकि 1 बजे दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी कंप्यूटर की। तो हाँ अभी 7 मिनट बाकी है जी। हाँ तो नेक्स्ट द्वितीय चरण कि बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से लेकर 23 तक। ठीक है, अब की बार यहां पर है नेतृत्वकर्ता कौन आएंगे, अब की बार नेतृत्वकर्ता यहां पर जुड़ेंगे विजय सिंह पथिक। कौन जुड़ेंगे, विजय सिंह पथिक।
अब देखिए मित्रों, मैं विजय सिंह पथिक के बारे में आपको यहां पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज दोपहर वाली जो क्लास होगी 2 बजे वाली, उसमें जब हम स्वतंत्रता सेनानी पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। कौन था, कहाँ का था, क्या क्या इसने किए थे, कौन कौन से आंदोलनों का नेतृत्व किया था, तो इसके बारे में हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वितीय चरण का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक करेंगे। अब विजय सिंह पथिक कहां पर थे? 1915 में विजय सिंह पथिक थे चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में एक गांव है ओछड़ी। कौन सा गांव है? ओछड़ी गांव। 1915 में कहां पर थे? चित्तौड़ में ओछड़ी गांव। हाँ बिल्कुल, अरविंद जी सब्बल पटवार में है। ओछड़ी गांव में यहां पर विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे, विद्या प्रचारिणी सभा। और वैसे आपसे पूछ ले कि विद्या प्रचारिणी सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, हरि भाई किंकर ने की थी। किसने की थी? हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर ने 1911 में की थी। कब की थी? चित्तौड़ में की थी। तो चित्तौड़ में हरि भाई किंकर ने जो 1911 में विद्या प्रचारिणी सभा चलाई थी, उसी में विद्या प्रचारिणी सभा के तहत ये 1915 में इस विद्या प्रचारिणी सभा में, यानी यहां पर है, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा के तहत है, 1915 में है, यहां पर इस चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में शिक्षा प्रसार का कार्य कर रहे थे। कौन? विजय सिंह पथिक शिक्षा प्रसार का कार्य कर रहे थे। जो विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित थी, उसी हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा के तहत ओछड़ी गांव में यह क्या कर रहे थे मित्रों? शिक्षा प्रसार का कार्य कर रहे थे। अब 1915 में इसका क्या कोई वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन चल रहा था। वार्षिक सम्मेलन है वो कहां पर चल रहा था? इस ओछड़ी गांव में चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल। इसका जो मूल नाम था भूप सिंह था। पंकज गिरी जी, हम चर्चा करेंगे आराम से, डिटेल में चर्चा करेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में, कम से कम आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, हाँ, अब यहां पर 1915 में जब इसका वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा था 1915 में। वार्षिक सम्मेलन का क्या चल रहा था? आयोजन। तो विद्या प्रचारिणी सभा के जो वार्षिक सम्मेलन का आयोजन चल रहा था, तो इसी सम्मेलन में एक व्यक्ति आते हैं, साधु सीताराम दास। कौन आते हैं? साधु सीताराम दास। एक व्यक्ति आते हैं साधु, हाँ, सीताराम दास। साधु सीताराम दास इस सम्मेलन में आते हैं और विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। और विजय सिंह पथिक के इस ओजस्वी हाव भाव को देखकर विजय सिंह पथिक से कहते हैं कि पथिक जी, आपको तो यहां पर नहीं, आपको तो बिजोलिया में होना चाहिए, आपको तो बिजोलिया में होना चाहिए। पुखराज जी, मैं कह रहा हूं कि आप रुक जाइए, विजय सिंह पथिक के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। इसके बारे में एक लाइन नहीं है, कहां का था, क्या क्या किया था, सारी चर्चाएं करेंगे। आप 2 बजे वाले में आ जाना, 2 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने इस वार्षिक सम्मेलन में यहां पर विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि आप कहां पर चलिए, आप तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करें, आप तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। तो इस साधु सीताराम दास के आग्रह पर, हाँ, साधु सीताराम दास के आग्रह पर यहां पर मित्रों विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व संभालते हैं। कब? 1916 में। तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक है वो है इस द्वितीय चरण में 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन को, हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन को इस विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्रों के माध्यम से जोड़ा था। इसने समाचार पत्रों के माध्यम से, जन आंदोलनों के माध्यम से इस आंदोलन को या बिजोलिया किसान आंदोलन को जो आगे बढ़ाया था, वह किसने बढ़ाया था? वह विजय सिंह पथिक ने बढ़ाया था। टाइम हो गया क्या? थोड़ा सा 2-4 मिनट और पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए मित्रों, आगे बात कीजिए 1917 में। 1917 में इसी विजय सिंह पथिक ने, हाँ, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल
पंच बोर्ड की स्थापना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना या किसान पंच बोर्ड भी बोल सकते हैं आप, किसान पंच बोर्ड। तो बिजोलिया में 1917 में, बिजोलिया में 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की। किसने की थी? हाँ, विजय सिंह पथिक ने ये इसकी स्थापना की थी। और इसमें जो 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उपरमाल पंच बोर्ड में 5 सदस्यों की एक समिति बनाई थी और उन 5 सदस्यों में से एक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वो अध्यक्ष किससे बनाया गया था, या अध्यक्ष बोलो चाहे सरपंच बोल दो, वह था मन्ना पटेल। कौन था? मन्ना पटेल को। तो उपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष, उपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच था, वह सरपंच कौन था? वह सरपंच मन्ना पटेल था। कौन था मित्रों? सरपंच था मन्ना पटेल। इसी के साथ ही यहां पर मित्रों बिजोलिया से उपरमाल पंच बोर्ड के आगे इसने एक उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका नाम से कोई मित्रों समाचार प्रकाशित करवाया, समाचार पत्र प्रकाशित करवा के। और यहां पर मित्रों पूरे बिजोलिया में है जो युवक थे, नव युवक थे, उन नव युवकों से कहा कि इस उपरमाल का डंका नाम का जो समाचार पत्र है, इसके जो पर्चे हैं वो पर्चे पूरे बिजोलिया में बंटवाए। किसने? उपरमाल पंचायत के, यानी उपरमाल का जो डंका, उपरमाल का डंका नाम का जो समाचार पत्र था, इसके पर्चे छपवाए इसने। उपरमाल के डंके समाचार पत्र का पर्चे छपवाकर पूरे के पूरे है मित्रों, हाँ पूरे के पूरे, बता दो सन 1917 पूरे के पूरे मित्रों है बिजोलिया में वो बंटवाए गए। और यहां पर इसने मित्रों है बिजोलिया में सभी किसानों को एकत्रित किया और किसानों में है मित्रों वो सामंत विरोधी भावना का प्रसार किया। किसानों में कहा कि अब आपको आपसे लगान नहीं देना है, अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है, न्यायालय खुद के स्थापित करने हैं, सामंतों की बात को नहीं मानना है। तो यहां पर मित्रों यहां से है वो अब किसानों में जो यहां पर जागृति पैदा करेगा, वो जागृति पैदा करने का काम कौन करेगा? ये जागृति पैदा करने का काम मित्रों ये विजय सिंह पथिक करेगा। तो आज 1 बज गए हैं सर, आगे वाली क्लास भी और होनी है, तो इतना ही करेंगे। एक बार वापस देख लीजिए। द्वितीय चरण में यहां पर कौन जुड़ जाते हैं? विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं 1915 में चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में हरिबाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारण सभा का ये गठन कर रहे थे। ठीक है। और यहां पर इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1915 में। और इसी वार्षिक सम्मेलन में साधु सीताराम दास ने कहा कि आपको बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1916 में इस आंदोलन से जुड़े थे ये। इसके पश्चात 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की, जिसमें 5 सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया गया था और वो अध्यक्ष था मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके पश्चात विजय सिंह ने उपरमाल का डंका नाम से जो पर्चे छपवाए थे और इन पर्चों को है बिजोलिया के ठिकानों में है, यहाँ पर है लोगों में है बंटवाए थे। ठीक है मित्रों। और इन पर्चों में क्या था भूप सिंह? इन पर्चों में सामंत विरोधी भावनाएं थी, यानी इन पर्चों में ये लिखा था कि आपको है बिजोलिया में अब आपको लगान नहीं देनी है, सामंतों से बगावत करनी है, अपने न्यायालय खुद को स्थापित करने हैं, शुद्ध यानी खुद जो कर वगैरह है वो सारे कर है वो इन सामंतों को नहीं देने। तो ये सारी बातें इन पर्चों में लिखी हुई थी। ठीक है मित्रों। ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कल और चलेगा मित्रों, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने आपको पहले कहा एक क्लास में नहीं होने वाला है, अभी तो इसका दूसरा चरण चल रहा है, इसके बाद इसका तीसरा चरण भी आएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।